Hello everyone. We are reading the chapter number 2 of economics for class 10th, the sectors of Indian economy. और अभी तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जा सकता है, किस तरह से वर्किंग क्लास को और भी ज़्यादा उनकी संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं हम। और गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम हमने पढ़ा था नरेगा के बारे में, जो 2005 में लॉन्च किया गया था, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अश्योरिटी दी गई थी कि उनको 100 डेज़ जो है पर ईयर में उनको 100 डेज़ काम दिया जाएगा। और अब हम आए हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। द टॉपिक इज़ डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो ये क्या है? लेट्स रीड. Let us examine another way of classifying activities in the economy. This looks at the way people are employed. What are their condition of work? Are there any rules or regulation that are followed as regard their employment? तो ये जो है क्लासिफिकेशन इस हिसाब से है। पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा कि किस तरह का रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, किस तरह की हम जो है प्रोडक्ट किस तरह के बना रहे हैं, उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड बना रहे हैं या जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो हो रहा है, या फिर हम सर्विसेज दे रहे हैं। तो उसके हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन किया था। बट इस पार्ट में हम देखेंगे कि उनकी जो वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन है उसको किस हिसाब से जो है हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे डिवाइड करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में। ये हम इस पार्ट में रीड करने वाले हैं। तो हम दो पर्सन के नेम यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं, एक है कांता और दूसरा है कमल। तो कांता के बारे में रीड करते हैं। Kanta works in an office. She attends her office from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. She gets her salary regularly at the end of every month. In addition to the salary, she also get provident fund as per rules laid down by the government. तो कांता जो है एक ऑफिस में काम करती है। अपना ऑफिस 9:30 से लेकर 5:30 तक वो अटेंड करती है। अपनी सैलरी उसकी रेगुलर है हर मंथ की, और सैलरी के अलावा उसको प्रोविडेंट फंड्स भी मिलते हैं जो कि गवर्नमेंट का रूल है, दिए जाने चाहिए। तो ये जो है एक संस्था में काम करती है और उसके अकॉर्डिंग ही इसको सैलरी मिलती है। दे ऑल्सो गेट मेडिकल एंड अदर अलाउंस। मेडिकल और दूसरे अलाउंस भी कांता को मिलते हैं। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडेज़। संडे को इनका ऑफ होता है और ये एक पेड हॉलीडे है, यानी संडे को काम नहीं करेगी तब भी उस दिन की सैलरी जो है अकाउंट में आएगी। दिस इज़ द पेड हॉलीडे। व्हेन शी ज्वाइंड द वर्क शी वॉज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द वर्क। जब कांता ने अपॉइंटमेंट ली थी, यानी उसको एक लेटर मिला था और उस लेटर में सभी तरह के रूल्स और रेगुलेशन जो ड्यूरिंग द जॉब उसको करने पड़ेंगे, या जो इंस्टीट्यूशन के प्रति रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशन उस अपॉइंटमेंट लेटर में मैंशनड थे। उसके बाद है हम कमल की बात करते हैं। कमल जो है कांता का ही नेबर है। ही इज़ अ डेली वेज लेबरर इन अ नियर बाय ग्रॉसरी शॉप। ही गोज़ टू द शॉप एट 7:30 इन द मॉर्निंग एंड वर्क्स टिल 8 p.m. इन द इवनिंग। तो कमल जो है एक पड़ोस की ही शॉप में एक लेबरर का काम करता है ग्रॉसरी शॉप पे, और वो 7:30 मॉर्निंग में जाता है काम पर और रात को 8 बजे आता है। ही गेट्स नो अदर अलाउंस अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस। जितनी मजदूरी जितना वेज उसको मिलता है उसके अलावा उसको कोई भी अलाउंस, कोई मेडिकल फैसिलिटी या इस तरह का कोई अलाउंस नहीं मिलता। ही इज़ नॉट पेड फॉर द डेज ही डज़ नॉट वर्क। जिस दिन वो काम नहीं करता उसको कोई सैलरी नहीं दी जा रही। He has therefore no leave or paid holiday, nor he was given any formal letter saying that he has been employed in the shop. He can ask to leave any time by his employer. जब उसने शॉप को ज्वाइन किया था तब भी उसके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया था, तो उसको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। मीन्स देयर इज़ नो अश्योरिटी ऑफ हिज जॉब। तो इसके हमने दो तरह के पर्सनस के बारे में पढ़े। तो एक तो है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से चल रहा है उसका इंस्टीट्यूशन और जहाँ भी वो काम कर रहा है, और दूसरा है कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, बस वेजेस के बेस पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो लेट्स रीड फर्दर. कांता वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर. ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेज और places of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है, वो एंटरप्राइजेज, वो संगठन होते हैं जहाँ पर सभी की सभी टर्म्स और कंडीशन जो है वो रेगुलर होती हैं,
और वहाँ पर रजिस्टर होते हैं ये सारे इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा. दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर गिवन इन वेरियस लॉज सच एज द फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एट्सेट्रा. तो ये जो है कुछ एक कानूनों के नाम हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जो हमारे जितने भी वर्किंग क्लास हैं उनके लिए ये कानून बने हैं, और ये जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उनको ये सभी कानूनों का पालन करना पड़ता है. इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, क्योंकि इसके कुछ प्रोसीजर हैं, ये ऐसे ही किसी को काम पर नहीं रखते, पूरा प्रोसीजर वो फॉलो करके तब जो है किसी व्यक्ति को काम मिलता है. उस व्यक्ति की कुछ एलिजिबिलिटी होती है, उस व्यक्ति को कुछ एक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, उसके बाद जो है उसको काम मिलता है. सम ऑफ दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट मे वर्क ऑन देयर ओन, बट दे हैव टू register themselves with the government and follow the rules and regulation. Workers in the organized sector enjoy security of employment. यहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको वर्क सिक्योरिटी होती है, यानी कि कोई भी कभी भी उनको काम से नहीं निकाल सकता. उसके लिए कोई पर्टिकुलर रीजन्स चाहिए, वो रीज़न अगर ना हो तो आपको कोई भी काम से नहीं निकालेगा. दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, और इनके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो भी फिक्स होते हैं. इफ़ दे वर्क फ्रॉम होम दे हैव टू पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर्स. दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, यानी अगर वो ये ज़्यादा काम करेंगे तो डेफिनेटली दे आर पेड मोर, तो इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे उसके. और व्हाट आर दीज बेनिफिट्स, किस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे? दे गेट पेड लीव, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज़, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी एट्सेट्रा. तो ये कुछ एक प्रॉफिट हैं जो कि उस वर्कर को मिलेंगे जो अपना एक्स्ट्रा आवर्स जो है वो इंस्टीट्यूशन को या उस ऑर्गेनाइजेशन को देगा. तो इनको पेड लीव मिल सकती है अगर वो लीव में काम कर रहा है तो, और पेमेंट मिल सकती है हॉलीडेज़ की, या फिर प्रोविडेंट फंड में ऐड हो सकता है, ग्रेचुटी मिलती है. तो ये सारी की सारी सुविधाएं हैं जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं बाय द एम्प्लॉयर. They are supposed to get medical benefits, and under the laws the factory manager has to ensure the facility like drinking water and safe drinking or safe working environment. When they retire these workers get pension as well. तो इसमें जो भी जितने भी मालिक हैं या जो मैनेजर हैं उनको ये अश्योर करना पड़ता है कि वो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर और सेफ़ एनवायरनमेंट देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, और उनको जब वो रिटायर हो जाएंगे, अगर वो रिटायर होकर निकलते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से, तो उनको पेंशन का भी प्रावधान है. इन कंट्रास्ट कमल वर्क्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो कमल है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है. द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय small and scattered unit which are largely outside the control of the government. There are rules and regulation but that are not followed. तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हैं, यानी गवर्नमेंट इतने बड़े लेवल पर कंट्रोल नहीं कर पा रही इस सेक्टर को, और यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए तो हुए हैं बट उनको फॉलो नहीं किया जाता. जॉब्स हेयर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर. जो जॉब यहाँ पर प्रोवाइड होती हैं वो या तो लो पेड हैं यानी बहुत कम ही सैलरी मिलती है, या फिर वो रेगुलर नहीं है. देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडे लीव ड्यू टू सिकनेस एट्सेट्रा. तो यहाँ पे मेडिकल लीव की कोई फैसिलिटी नहीं है, हॉलीडेज़ की कोई फैसिलिटी नहीं है, या पेड लीव की भी कोई फैसिलिटी नहीं है. एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर. वो कभी भी आपको काम से निकाल सकते हैं अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं. People can be asked to leave without any reason when there is less work, such as during some reason some people may be asked to leave. A lot also depends on the whims of the employer. तो जो भी एम्प्लॉयर है उसके साथ आपके कैसे संबंध है डिपेंड्स करता है कि आप कितना लंबा जो है यहाँ पर जॉब करेंगे. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दिस सेक्टर इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन doing small jobs such as selling on the street and doing repair work. तो इसमें और भी कुछ लोगों को इंक्लूड किया गया है जो छोटे छोटे काम करते हैं, जो रिपेयर का काम करते हैं, किसी भी छोटी मोटी चीज़ों की रिपेयर, और जो है छोटी मोटी चीज़ें बेचते हैं रोड साइड पे. सिमिलरली फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन एंड हायर लेबर एज व्हेन
दे रिक्वायर। वैसे ही फार्मर्स जो हैं वो भी इस सेक्टर में से तभी जो लेबर हैं, लेबर को वो सीज़न के टाइम पर ही लगाते हैं और बाकी टाइम में वो फ्री रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता। तो हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम किस तरह से वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनकी जो जॉब इनसिक्योरिटी है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये जो सैलरी है या जो वर्किंग आवर्स हैं, वर्किंग कंडीशंस हैं, उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लेट्स रीड। द organized sector offers jobs that are most sought after, but the employment opportunity in the organized sector have been expanding very slowly. तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो जॉब तो अच्छी देता है, बट उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत कम है, यानी सभी लोग जो हैं वहाँ पर जॉब नहीं कर सकते। It is also common to find many organized sector enterprises in unorganized sector. They adopt such strategies to evade taxes and refuse to follow laws that protect laborers. तो काफ़ी सारी ऐसी हम संगठन हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर आते हैं, बट जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उनको फॉलो नहीं करते। As a result, a large number of workers are forced to enter the unorganized sector jobs which pay very low salary. जो unorganized sector है उसमें सैलरी बहुत लो है। They are often exploit, उनको ज़्यादातर एक्सप्लॉयट होना पड़ता है, एंड नॉट पेड अ फेयर वेज, और जितना वो काम लेते हैं उतना उनको पे नहीं कर रहे। These jobs are not secure and have no other benefits. इनकी जॉब्स भी सिक्योर नहीं हैं और इनको कोई दूसरा बेनिफिट भी नहीं होता इस जॉब से। Since the 1990s, it also common to see the large number of workers losing their job in the organized sector. 1990s से हमने देखा है कि कुछ कॉमन हो गया है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर से जब जॉब जो है छूट जाती है किसी न किसी कारण की वजह से, these workers are forced to take up jobs in the unorganized sector with low earnings. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर से जब वो अपनी जॉब खोते हैं तो उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फ़िट होना पड़ता है, उनमें जॉब ढूंढनी पड़ती है और उनमें जो है उनको लो अर्निंग्स के साथ जॉब करनी पड़ती है। Hence, beside the need of more work, there is also a need for protection and support of the workers in the unorganized sector. तो हमें चाहिए कि जितने भी वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, उनको कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन और सपोर्ट दिया जाए। तो किस तरह से हम उनको प्रोटेक्शन और सपोर्ट देंगे? हु आर दीज वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन। तो ये लोग हैं कौन जिनको प्रोटेक्शन चाहिए, देखते हैं। इन द रूरल एरियाज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कंप्राइज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर। तो ऐसे लोग जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है और वो एग्रीकल्चरल लेबरर हैं, मतलब वो खेती के मज़दूर हैं, यानी जब साल में कुछ महीने फसलों के लिए काम होता है तो वो काम करते हैं और बाकी महीने उनके पास कोई काम नहीं है। तो इस तरह के लोग जो हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आएंगे, उनके लिए कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होता। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स शॉप शेयर क्रॉपर एंड आर्टिजन सच एज वीवर, blacksmiths, carpenters, goldsmiths. Nearly 80% of the rural household in India are in small and marginal farmer category. These farmers need to be supported through the adequate facility for timely delivery of seed, agriculture inputs, credits, storage facility and market outlets. तो गवर्नमेंट को चाहिए तो कुछ एक फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराए। इसमें उन फैसिलिटीज़ में से कुछ फैसिलिटी लिखी भी हुई हैं कि उनको अगर सीड्स की डिलीवरी प्रॉपर टाइम पे कराई जाए, जो छोटे फार्मर हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा इससे। एग्रीकल्चर जो इनपुट्स हैं वो उनको दिए जाएं, जो क्रेडिट्स हैं यानी उनको अगर किसी अपने खेत में कुछ भी इम्प्रोवाइजेशन करना है तो उसके लिए उनको उधार दिया जाए, उनको लोन प्रोवाइड कराया जाए, स्टोरेज फैसिलिटी दी जाए। कई बार फसल के दाम जो है कम होते हैं तो किसानों को ज़रूरत पड़ती है अपनी फसल स्टोर करने के लिए, उनको स्टोरेज फैसिलिटी दी जाए, उनको मार्केटिंग आउटलेट्स दिए जाएं, यानी उनको अपनी फसल को बेचने की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। तो है ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकती है कि अनऑर्गेनाइज के जो सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको उनकी कंडीशन में ज़रूर सुधार आएगा। In the urban areas, unorganized sector comprise mainly of workers in small-scale industry, casual workers in construction, trade, transport, etc. Those who work as street vendors, head load workers, garment makers, rag pickers, etc. तो हमारी जो
टर्शरी सेक्टर था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी, उसमें भी हैं कुछ ऐसे वर्कर जो हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर आते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जितने भी लेबरर्स काम करते हैं या कैजुअल वर्कर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, मज़दूर हैं, या फिर जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, बोझा ढोने का जो काम करते हैं, रैग पिकर्स हैं जो, तो कुछ ऐसे लोग हैं ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड गवर्नमेंट सपोर्ट टू procuring raw material and marketing of output. The casual workers in both rural and urban area need to be protected. तो जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं वो चाहे रूरल एरिया के हों चाहे वो अर्बन एरिया के हों, पर ज़रूरत है उनको प्रोटेक्ट करने की. We also find that majority of workers from scheduled caste, tribes and backward communities find themselves in the unorganized sector. तो अभी भी बहुत सारे ऐसी ट्राइबल पीपल हैं या दूसरी कम्युनिटीज़ हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमें देखने को मिलती हैं. बिसाइड गेटिंग द इर्रेगुलर एंड लो पेड वर्क, दीज वर्कर ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन. तो इन वर्कर्स को बहुत सारी सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी मिलती है का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनकी कास्ट अलग है, इनके जो रहन सहन है वो अलग है. तो कहीं ना कहीं ये मेंटली भी इनके ऊपर प्रेशर रहता है सोसाइटी में. एंड protection and support to the unorganized sector workers is thus necessary for both economic and social development. तो हम कह सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को अगर सपोर्ट दिया जाए तो हमारी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए वो अच्छा होगा. तो इस पार्ट में इतना ही. नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप के बेस पर कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है हमने अपनी इंडियन इकॉनमी को. लेट्स रीड इन द नेक्स्ट video.